हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अरुण क्वात्रा आप सभी के लिए लेके आया है साइंस का कोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में जैसे आपको पता है 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में भी आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट। लाइट का मीनिंग होता है प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश का यूज़ कहाँ पर है हमारे लिए, लाइट का कहाँ पर यूज़ है? देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सभी के लिए लाइट्स की ज़रूरत होती है। प्रकाश की ज़रूरत सभी पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए यूज़ कहाँ पे है। तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में लाइट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, ताकि वो अपना फूड बना सकें। अगर हम बात करें अपने लिए, ह्यूमन्स के लिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसे देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है लाइट की। अगर लाइट ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लाइट का। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, और ऑप्टिक्स क्या है तो हम कहेंगे ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइट, डील्स विद लाइट, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश के बारे में जानकारी देती है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश के बारे में जानकारी मिलेगी भाई। स्टूडेंट्स, साथ साथ आप नोट करते रहें पॉइंट्स को, और अच्छा सा पेन यूज़ करिए, क्योंकि जो आप नोट्स बनाएंगे ये आगे भी आपके काम आने वाले हैं। तो साथ साथ टॉपिक्स में आप नोट्स बनाते रहें, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। अब देखें, ये तो हमने पढ़ लिया ऑप्टिक्स। अब प्रकाश यानी लाइट क्या होती है, अब इन पे हम सारा काम करने वाले हैं। लाइट, अगर लाइट की बात की जाए, प्रकाश की बात की जाए, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि लाइट क्या है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है इसे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? तो सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिन्हें पास होने के लिए, जिन्हें गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पास होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब कहेंगे सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, माध्यम नहीं चाहिए होता, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से भी पास हो सकती हैं। वैक्यूम यानी निर्वात। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं निर्वात के आगे टिक, वैक्यूम के आगे टिक, यानी कि ऐसी वेव्स जो किसी भी मीडियम से पास, या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिन्हें पास होने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। या हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात से गुजर सकती हैं। और आसान भाषा में बोलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो वैक्यूम से पास कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट हमने क्लियर किया भाई। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। साथ साथ आप नोट करते जाइए, पहला पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो
जो लाइट है, लाइट एक तरीके से वेव है। और सेकंड पॉइंट हम लेके चलेंगे, लाइट सन से अर्थ तक आएगी, लाइट सन से अर्थ तक आएगी तो 8.19 मिनट्स लगेंगे, 8.19 मिनट्स लगेंगे। अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें 499 सेकंड्स लगेंगे। हालांकि बुक्स के अंदर 8.16 मिनट दिए गए होते हैं, 496 सेकंड दिए होते हैं, लेकिन आजकल ये डाटा ज़्यादा स्पेसिफिक लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मून से, ये हो गया भाई मून, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं अर्थ। ठीक है, अर्थ, और ये है भाई मून। अब मून से, हालांकि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, सन की लाइट है, सन की लाइट मून के पास जाती है और टकरा के कहाँ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। तो बात आती है कि मून से जो लाइट है अर्थ तक आने में कितना टाइम लेगा, तो 1.3 सेकेंड। ये रफ फिगर है, रफ नंबर है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए, एग्जैक्ट नंबर है 1.28 सेकेंड, ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, तो पॉइंट हमने 3 कवर किए हैं, जिसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट एक प्रकार की प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक पॉइंट ये हमने कवर किया। सेकंड पॉइंट, सन से अर्थ तक लाइट आएगी, 8.19 मिनट लग जाएंगे, 499 सेकंड्स लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर किया कि मून से जब अर्थ तक लाइट आएगी तो टाइम लग जाएगा 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड एक रफ नंबर है, यानी कि याद रखने के लिए एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए तो 1.28 सेकंड एग्जैक्ट नंबर है, 1.28 सेकंड सही नंबर है। ये पॉइंट्स हमने कवर किए। अब लाइट से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स हम कवर कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो फैक्ट नंबर 4 देखें, पॉइंट नंबर 4 लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4 में ये है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कहाँ भी, निर्वात में, निर्वात में ये होती है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात यानी वैक्यूम में। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि सर ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की ट्राई यानी कोशिश, यानी कि ट्राई करने की ज़रूरत किसने समझी, किसने करी। ठीक है, तो ट्राई किया था, कोशिश की थी गैलीलियो ने, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने ट्राई किया था भाई, और आपको पता हो गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, खाली बैठा था भाई, कुछ ना कुछ काम करना था, टेलीस्कोप बना दिया और लाइट की स्पीड को मेजर करने की पहली कोशिश इसने की थी। अब आएगा सर एक्चुअल में, यानी पॉइंट नंबर 6, एक्चुअल में किसने मेजर किया, एक्चुअली मेजर्ड बाय, यानी कि वास्तव में किसने मापा, वास्तव में मापा, तो किसने भाई, नाम आएगा रोमर, रोमर, यानी कि रोमर ने मापा था भाई एक्चुअल में। सही जो आंकड़ा है ये वाला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये मापा हुआ है रोमर ने। बात आती है सर कि रोमर से कुछ हमें याद आ रहा है, तो क्या याद आएगा, रोमर ने ही जुपिटर,
जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज यानी जुपिटर प्लेनेट की खोज जो की थी ये रोमर ने ही की थी। ये ध्यान रखें, पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर कवर कर दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स ये हमारे बेसिक 6 पॉइंट हुए लाइट से जुड़े हुए, प्रकाश से जुड़े हुए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था, फिर मैंने क्या बताया था, सन से अर्थ तक टाइम कितना लगता है लाइट को, ऐसे ही मून से अर्थ तक आने में टाइम कितना लगेगा। फिर हमने पॉइंट्स क्लियर किए हैं ये वाले जो आपके सामने लिखे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसने मेजर करने की ट्राई की थी वो लिखा है, और लिखा लास्ट में कि एक्चुअली वास्तव में वैल्यू किसने दी है, तो नाम आएगा रोमर, जो याद रखेंगे रो रो के मर गया। रोमर यानी कि रो रो के मर गया, फिर जाके वैल्यू बता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट की ओर, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालिए नोटबुक में जल्दी से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो उससे पहले आप समझिए ये कोई भी एक सतह यानी सरफेस है, इसको बोलते हैं सरफेस यानी कि सतह। और इस सतह पे मैंने यहाँ से टॉर्च से लाइट यहाँ भेज दी भाई, टॉर्च से लाइट मैंने भेज दी है, तो एरो बनाऊंगा इस तरीके से भाई, ये एरो बन गया क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही है। यहाँ पे टकराएगी लाइट तो क्या है, टकरा के यूं चली जाएगी। ठीक है, तो लाइट का आना एक मीडियम से, फिर जाके किसी जगह पे टकराना और दोबारा उसी मीडियम में वापस हो जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि लाइट का आना, एक सरफेस पे, एक सतह पे टकराना, उसके बाद सेम मीडियम में वापस हो जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टेटमेंट लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called reflection of light। ठीक है, यानी कि हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, हिंदी में लिखेंगे प्रकाश का एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना, वापस उसी माध्यम में जाना क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा, परावर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात क्लियर भाई। तो ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गई, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखें, ये जो रे है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। हालांकि ये बातें आपने पढ़ी होंगी अपने 8th क्लास में, ठीक है, 10th में पढ़ी होंगी, और जिन स्टूडेंट्स के पास नॉन मेडिकल रही होगी, साइंस साइड रही होगी, उन्होंने पढ़ा होगा 12th क्लास में। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक बातें पहले कवर कर रहे हैं। तो देखिए, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाएगा भाई इसे। ठीक है, ये वापस गई है, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में बोलते हैं इसे परावर्तित किरण।
हाँ जी दोस्तों, समझ में आ रहा है भाई? तो देखिए ध्यान से, अभी तो कहानी शुरू हुई है। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी बातें क्लियर हुई। अच्छा देखें, अगर हम बात करूं, मैं मेरे एक दोस्त हुए भाई राजस्थान में, वो टीच किया करते हैं और मेरे साथ वो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी किया करते हैं। भाई बाद में हम साथ जुड़े तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल का। वो कहते हैं कि भाई मैं पढ़ा रहा 8वीं क्लास के बच्चे को और मैंने उसे सारा समझा दिया, सारा लिख दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि सर जैसे आप क्वेश्चन पूछते रहते हो, मेरी भी आदत है क्वेश्चन पूछने की। तो मैंने क्या किया, बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछा ये कौन सी किरण है? कहता आपतित किरण। मैंने पूछा ये कौन सी किरण है? कहता अभिलंब। फिर पूछा मैंने कौन सी किरण है? कहता आपतित किरण। फिर पूछा मैंने, कहता ये नॉर्मल यानी अभिलंब। मैंने पूछा ये रे कौन सी है? चुप हो गया, नहीं बोला। ठीक है, मैंने फिर पूछा प्यार से, ये बता बेटा कौन सी किरण है, कौन सी रे है? चुप हो गया, नहीं बोल रहा। अब क्या हुआ कि मैंने 2-3 बार पूछा, बच्चा गुस्से में आ गया। ऐसे आज के बच्चे गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो वो गुस्से में आ गया, कहता है सर यो आपतित किरण तो यो जापतित किरण। ठीक है, आपतित यानी कि आने वाली, जापतित यानी कि जाने वाली। ठीक है, इस तरीके से उसने याद करने की कोशिश करी। तो आपतित किरण और जापतित किरण आप मन में बना सकते हैं, ऐसी चीजें आसान हो जाता है पढ़ना। साइंस मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में याद नहीं हो पाते, इसलिए हमें साइंस मुश्किल लगती है। ठीक है, लेकिन आपके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे। देखिए अब यहाँ तक की कहानी खत्म होती है। अब यहाँ पर ही हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स बनाना। इसे बोलते हैं एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई को क्या लिखा जाता है भाई? एंगल आई को लिखा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे लिखा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण लिखा जाता है। ठीक है, एंगल आर की बात की जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहा जाता है बच्चों इसको, एंगल आर को। एंगल आर कैसे बना? एंगल आर बना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। एंगल आई कहाँ बना? एंगल आई बना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, या बोलेंगे एंगल आई बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी समझ में आई है आपको? तो अब कुछ कंडीशंस हैं रिफ्लेक्शन होने के लिए। रिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो उस कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। इतना आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, कंडीशन, शर्त। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कंडीशन क्या है, शर्त क्या है रिफ्लेक्शन होने के लिए, या खाली शर्त लिख लो। एक ही शर्त की बात करते हैं भाई, हम ज़्यादा शर्तें नहीं लगाएंगे, ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो सरफेस होना चाहिए, सरफेस यानी कि सतह, वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सरफेस ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी नहीं होना चाहिए। पारदर्शी अगर होगा तो लाइट क्या है, आर पार हो जाएगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पर होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होगा।
स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में बहुत आते हैं। मैंने आपसे कहा कि कंडीशन क्या है, सरफेस जहां पे लाइट स्ट्राइक होगी, जहां पे लाइट टकराएगी, वो सरफेस पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट वहां से पास कर जाएगी, फिर वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पर होगा रिफ्रैक्शन, वहां पे होगा फिर अपवर्तन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है कि अगर सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, तब भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन होगा भाई, होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन होगा, टिक लगा दिया भाई, होगा। अब मतलब समझें, ये सरफेस ऐसा है भाई, बिल्कुल स्मूथ, यानी कि कोई खड्डा नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, फ्लैट स्मूथ, बिल्कुल चिकना सरफेस है। तो सिंपल बात है, लाइट यहाँ से आएगी, टकरा के यहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, अगर सरफेस मैंने ले लिया रफ, सरफेस मैंने ले लिया रफ, अब रफ का मीनिंग हिंदी में क्या आएगा भाई, सरफेस में लेके चल रहा हूं रफ, ROUGH, रफ। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि सरफेस कैसा है मेरा, ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से है। सरफेस मेरा क्या है, ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से है। तो यहाँ भी क्या होगा, लाइट आएगी, टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ लाइट आएगी, टकरा के वापस यूं जाएगी। ठीक है, यानी कि आप समझ गए हो स्टूडेंट्स, अगर सरफेस स्मूथ यानी चिकना है, चिकना है, तब भी क्या होगा, परावर्तन होगा। और सरफेस अगर खुरदरा है, ठीक है, या हम कहें कि सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है, तो भी क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ स्मूथ सरफेस पे होता है, तो आप कहेंगे नहीं होता, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे हो सकता है। कंडीशन याद रखो कि सरफेस ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। पारदर्शी होगा तो लाइट आर पार हो जाएगी, फिर कहानी आर पार की बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ ऐसी में। अब हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें रिफ्लेक्शन से और जुड़ी हुई, या हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैं लेके चलूंगा आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, देखें अब तो मुझे पढ़ाना है अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते रहें, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है स्टडी करने का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, साथ साथ बोलते रहे मन में भाई, बच्चों बोलते रहो साथ साथ में, पता लगे पेरेंट्स को बच्चे पढ़ रहे हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, पहला नियम समझे, पहला नियम समझे कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, all lie in same plane। यानी कि इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, याद आया भाई, हाँ, आपतित किरण कहेंगे हिंदी में, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों क्या होंगे भाई, एक ही अक्ष में होंगे, एक ही कक्ष में, कक्ष में होंगे। ये पॉइंट याद रखें भाई, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के अंदर कि
इंसिडेंट रे खालिस्तान, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन, तो आप क्या बताएंगे? नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं, एसएससी 2017 का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। अब चलते हैं सेकंड की ओर। पहले आप फर्स्ट समझ लें एक बार दोबारा। फर्स्ट का मतलब ये है, इस तरीके से है भाई ये। ठीक है, अब इसका मतलब समझें, जैसे ये रे है इस बोर्ड के साथ चिपकी हुई है, तो बाकी दो रे भी बोर्ड के साथ चिपकी हुई आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये रे चिपकी हुई है इस तरीके से और ये वाली रे बाहर जा रही हो, ऐसा नहीं है, बाहर जाने का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये रे यहाँ पे चिपकी हुई है, ये भी चिपकी हुई है और ये भी चिपकी हुई है। इसे हम कहते हैं एक ही कक्ष में होना, एक ही एक्सिस पे होना। ठीक है, सेम प्लेन पे होना। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सिंपल सेकंड पॉइंट है भाई, एंगल आई। हाँ जी, याद आया? आ गया जी, एंगल आई ये रहा, ये रहा, एंगल आर ये रहा। तो एंगल आई और आर ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल। बन जा भाई डब्ल्यू, हाँ, ऑलवेज होंगे इक्वल। क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, एंगल आई और आर हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। हमने पढ़ा था लाइट के बेसिक पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा अभी हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, कुछ दो बातें और पढ़ी थी कि स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, चिकना सरफेस हो या खुरदरा सरफेस हो, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। बस कंडीशन क्या है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।